लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सोलेनोइड के अंदर टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया था म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब हमें उसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है। अगर शीट में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा आपको। शीट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4.17 यानी चौथे चैप्टर में 17वां सवाल है ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से बस सुनिए और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, देखिए तो अ टोरॉइड हैज़ अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर। जो इनर रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। हमने कल डिस्कस की थी आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। अगर इतनी बात आपको पता चल गई है तो आपको आर पता लग जाएगा तुरंत। आर क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। ठीक है, a प्लस बी बाय 2 यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 और 26 के बीच का, यानी 25.5। ठीक है, तो ये 25.5 सेंटीमीटर हो गया। यानी आप इसको कह सकते हो कि आर का वैल्यू जो आ गया है वो 0.255 मीटर है। चलिए, एंड आउटर रेडियस ये हो गया। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन है। अ टोरॉइड हैज़ अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, ब्रैकेट में लिखा है नॉन फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर आर वाउंड। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, what is the magnetic field at A part है outside of the toroid, B part है inside the core of the toroid and C in the empty space surrounded by the toroid। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। एक टोरॉइड है जिसका कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, फिलहाल इस साल आपको इससे कोई मतलब नहीं है। फेरोमैग्नेटिक होता तो वो क्या हो जाता? मैग्नेटाइज हो जाता, मैग्नेट बन जाता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ टोरॉइड हैज़ अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर आर वाउंड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 3500 टर्न्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, अगर करंट जो है वो 11 एम्पियर की है, ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द आउटर ऑफ द टोरॉइड। मैंने आपको बताया था आउटर रीजन ऑफ द टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो होती है वो 0 होती है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने आपको बताया, सेकेंड पार्ट में पूछा गया इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, तो हमने कोर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू नॉट एन आई इनवर्स। ठीक है, तो कोर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू n/l और आई की वैल्यू 11 एम्पियर है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न 3500 दिए हुए हैं। एल की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, एल यहाँ पे क्या लिया जाता है? 2 पाई आर। अगर सोलेनॉइड होता तो n/l लेते और टोरॉइड है तो 2 पाई बाई आर लेंगे। आर की वैल्यू भी आपको निकाल के मैंने बता दी है। ठीक है, आगे बात समझ। इस प्रकार से जब आप कोर का कैलकुलेट करेंगे तो जब सॉल्व हो जाएगा पूरा ये, तो आंसर आ जाएगा 3.02 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा गया है, थर्ड पार्ट में इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यानी जो पहिया होता है उसके बीच का जो पोर्शन है। लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? एम्प्टी स्पेस में, यानी इंटीरियर, जिसको मैंने कहा था, दो पोर्शन बताए थे, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एक कोर। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का मतलब इंटीरियर वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड का मतलब वही इंटीरियर की बात हो रही है, यानी कुल मिला के वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। चलिए, एप्लीकेशन नंबर 3 डालिए। एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन नंबर 3 of Ampere's circuital law।
colon application number 3 of Ampere's second law colon derivation for the expression of magnetic field intensity derivation for the expression of magnetic field intensity due to a current carrying straight infinite wire at a point some distance away from it. At a point some distance away from it. ठीक है, तो ये वाला जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन का जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने आपको बायो-सेवर्ट लॉ में भी पढ़ाया था। बायो-सेवर्ट लॉ में इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कराया था μ0/4πI/a/2। ठीक है, तो वहाँ पे हमने आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली बताया था। ठीक है, इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव करके दिखा सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। ठीक है, तो हेडिंग आपने लिख ली। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर 3 है बायो-सेवर्ट लॉ का, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ का, एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर एट अ पॉइंट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। ओके, तो कंसीडर द सिचुएशन, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। कंसीडर सिचुएशन, एक तार है अपने पास। ठीक है, ये तार इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया है जिसकी डिस्टेंस आर है। इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेते हुए और वायर को घेरते हुए हम एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तरीका था एम्पियर सर्किटल लॉ का। पहला स्टेप क्या था, वायर है। ठीक है, वायर से हम लोकेट करते हैं कि हमारा पॉइंट कितनी दूरी पे हो, कहाँ पे है, लोकेट कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है, पी पॉइंट को लेते हुए और वायर को घेरते हुए एक लूप बना देते हैं, विच इज कॉल्ड क्लोज लूप और एम्पियर्स लूप। ठीक है, नाम लिखने चाहें तो लिख दें, नहीं कोई बात नहीं, एम्पियर्स लूप हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा डीएल लेंथ का सेगमेंट कट कर लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे होगी, यही डायरेक्शन हम किसकी ले लेंगे, डीएल की ले लेंगे, ताकि इस जगह थीटा में कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो क्या कहता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 I नेट। राइट, यहाँ पे जो नेट करंट पास हो रही है वो सिर्फ आई है। क्लियर, इसको ओपन करते हैं, लाइन इंटीग्रल ये हो जाएगा b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा बराबर μ0 I। ठीक है, b एज यूजुअल बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो लाइन इंटीग्रल क्या बचा, डीएल और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा μ0 I। ठीक है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल 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 सारे डीएल जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, है ना। तो कुल मिला के b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0 I। तो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2πI/r। ठीक है, r लेके चल रहे हैं तो आप फॉर्मूले में r आ रहा है। आपने पहले फॉर्मूला जो याद किया तो I/a के फॉर्म में था। आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप चलो भाई आप a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर a ले लोगे तो अल्टीमेटली बस इस जगह पे 2πr की जगह क्या लिखोगे, 2πa, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, μ0 अपॉन 4π के फॉर्म में अगर बनाना है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का नीचे और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा μ0 अपॉन 4πI/a इंटू 2। बात समझ में आ गई। तो ये है वही फॉर्मूला जो हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है बायो-सेवर्ट लॉ में। ठीक है, नोट करिए। देखिए फॉर्मूला अभी आपका केवल मैग्नीट्यूड का ही आया है। ठीक है,
और डायरेक्शन की जो बात है आपको मैम ऑलरेडी डायरेक्शन के बारे में हम बता चुके हैं पहले से ही, ठीक है, लेकिन स्टिल फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब, समझ गए, राइट हैंड थंब आपको यूज करना है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, अब देखिए दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, या तो ऑलरेडी या तो चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या तो मोशन कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बदतमीज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लेक्चर देखा है तो उसमें आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बदतमीज चीज होती है। बदतमीज चीज मतलब चार्ज किसी भी स्थिति में फील्ड के अंदर आएगा, फील्ड पक्का फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे चार्ज रेस्ट कंडीशन में उसमें रख दिया जाए, चाहे चार्ज फील्ड के अंदर मोशन कंडीशन में हो, 100% फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में इतनी बदतमीजी नहीं। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड में दो चांसेस हो जाते हैं, या तो फोर्स लग सकता है और या तो नहीं लग सकता है, ठीक है। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि पहले ये पता कर लिया जाए कि कौन कौन से केस में नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर एक लाइन में बता दे रहा हूं, चार्ज पार्टिकल रेस्ट मतलब मूव करना चाहिए, अंडरलाइन, मतलब बात को याद रखिएगा, चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिखवा दूंगा अभी, चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट। along with this it should not move either parallel or anti parallel to the magnetic field। अर्थात मैं थोड़ा सा रफली फिलहाल एक डायग्राम बना के समझा दे रहा हूं। मतलब ये कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, यूनिफॉर्म फील्ड बनाया है तब तो पता ही होगा, व्हेन लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और इक्वी स्पेस्ड होती है तो फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, और फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है तब? कांस्टेंट हो जाती है। तो पैरेलल का मतलब होता है बेटा कि चार्ज शुड नॉट मूव लाइक दिस, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में जीरो है, फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट बी एंटी पैरेलल। इस सिचुएशन में एंगल कितना है? 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इतने, वेलोसिटी इतने। इन दोनों ही अवस्थाओं में फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन, चार्ज चलना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, चार्ज ऐसे ना चल रहा हो। इसके अलावा हर केस में फोर्स लगता है, ठीक है, ओके। तो यानी कुल मिला के हमने क्या सीखा? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट इट्स डायरेक्शन शुड नॉट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेप्ट दीज टू केसेस, charge particle will experience a force in the magnetic field। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल ने फोर्स जो एक्सपीरियंस किया कहाँ किया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस वजह से हम फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। आ गई बात समझ में? चलिए वेरिंग डालिए, वेरिंग डालिए। मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle in a uniform magnetic field। Magnetic force on a charged particle inside a uniform magnetic field। Magnetic force on a charged particle inside a uniform magnetic field। Magnetic force on a charge
पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोर्स में यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन आवर सिलेबस। आई बस समझ में। तो ये बोला मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, when a charged particle moves inside a uniform magnetic field, when a charged particle moves inside a uniform magnetic field, when a charged particle moves inside a uniform magnetic field in such a way that the direction of motion of the charged particle is neither parallel और एंटी पैरेलल, नाइदर नॉर होना चाहिए, सॉरी, नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड comma then the charged particle experiences a magnetic force। ठीक है, लिखिए नोट ये अलग से लिखवा दे रहे हैं ना। देखिए, इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, ये दो सिचुएशन दिखाई इसमें हमने। इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए, हमने अभी तक ये जान लिया है कि जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो दो स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है फोर्स लग जाए और हो सकता है फोर्स ना लगे। कौन कौन सी स्थिति में फोर्स नहीं लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारी कंडीशन में फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है तो यहाँ पे भी दो बातें आ जाती हैं, कितना फोर्स लगेगा और किस दिशा में लगेगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा अगला टॉपिक बनता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, expression for the magnetic force experienced by a charged particle, a moving charged particle, क्योंकि रेस्ट में होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बताया, दो कंडीशन बताई थी ना कब फोर्स लगेगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि उसको चलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन है कि वो एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं होना चाहिए, तब जाके ही फोर्स लगता है। तो अगर हम मूविंग शब्द यहाँ पे कभी बोलना भूल भी जाएं तो दिमाग में रखिएगा कि हम मूविंग चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज चाहे रेस्ट कंडीशन में हो तब भी फोर्स लग जाता है, मोशन में हो तब भी फोर्स लग जाता है, पैरेलल चल रहा हो तब भी फोर्स लग जाता है, एंटी पैरेलल चल रहा हो तब भी फोर्स लग जाता है।
वो हर कंडीशन में फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग क्या बोली मैंने, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको बहुत ध्यान से देखना आवश्यक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी पढ़ना है डिटेल में, कि मोशन किस प्रकार से चार्ज पार्टिकल कर सकता है। तो फिलहाल डरा नहीं रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो किस किस कंडीशन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर द सिचुएशन माय डियर, मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप एरो सीधे बनाइएगा, पैरेलल बनाइएगा, स्ट्रेट बनाइएगा, चाहे इससे टेढ़े बकोले हो गए। बी वेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि लेट चार्ज्ड पार्टिकल enters inside the uniform magnetic field, making an angle theta with direction of magnetic field intensity, ठीक है। यानी कि ये जो एजम्पशन है वो ये कह रहा है कि हम ये मान के चलेंगे कि जिस चार्ज पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है। तो जो फॉर्मूला आने वाला है ना, उस फॉर्मूले में याद रखना। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि हर फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, हर फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, और हर जगह थीटा का जो ओरिएंटेशन है किसके किसके बीच का थीटा है हर बार बदल रहा है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि थीटा का खेल खतरनाक है इस चैप्टर में। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में 30 डिग्री एंगल आपको दिख रहा हो, लेकिन फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री रखनी पड़ जाए, 60 डिग्री रखनी पड़ जाए। इसलिए आप होशियारी से काम करेंगे। अब कंपोनेंट किए जाते हैं, इतना तो आपने क्लास 11 में ही सीखा है कि अगर कोई भी वेक्टर आए बाएं साइन डायरेक्शन में है, मतलब वो एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं है, उस कंडीशन में कंपोनेंट करेंगे। ये कंपोनेंट को कहेंगे वी पैरेलल। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कंपोनेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। और इस कंपोनेंट को कहेंगे वी परपेंडिकुलर, यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जिस तरफ थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? हाँ, जिस तरफ थीटा होता है उधर कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? वी कॉस थीटा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? वी साइन थीटा। अब हाँ, ये ब्रेक हो गया तो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि केवल ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स लगने के लिए। यानी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? इसकी। यानी दिस इज द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी by the virtue of which the magnetic force is acting on this charge particle. समझ रहे हैं? तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, this is responsible for फोर्स। चलो मैग्नेटिक फोर्स अंडरस्टूड रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है लॉ? एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे ऐसा देखा जाता है, बाय एक्सपेरिमेंट्स ऐसा देखा गया है। क्या देखा गया है? कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v sin थीटा के। पहली बात परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैग्नेटिक फोर्स इस बात के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना ज्यादा चार्ज है उस पार्टिकल में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मौजूद है। Means whenever a charged particle enters in a uniform magnetic field, there are three factors which govern magnetic force acting on a charged particle. First is the perpendicular component of the velocity vector, which means perpendicular direction of magnetic field. And the second one is magnitude of charge. More is the charge, magnitude of charge on the particle, and more force will be experienced by it, and stronger will be the magnetic field. Force will be greater. Okay, so from first, second and third, magnetic force is directly proportional to Q, V, B sin theta. बात समझ गए? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा के हमेशा की तरह। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब खेल खत्म, ठीक है। इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू हो गई 1, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q VB साइन। तो अगर आप ठीक से इसको देखें तो ये सिर्फ अभी आपने क्या प्राप्त किया है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्राप्त किया है, डायरेक्शन लिखना बाकी है। तो मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स experienced by a charged particle inside a uniform magnetic field। यानी डायरेक्शन का जुगाड़ करना अभी बाकी, इसको नोट करिए, हम बताते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को नहीं जानेंगे तब तक आप डायरेक्शन निकालना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो उसी के आगे नेक्स्ट लाइन से आप ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसको, मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर का साइन लगाइए, Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। अगर आपने प्रीवियस हमारे सारे फंडों को कायदे से लिया है और याद है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे निकाली जानी है। मैंने एक तरीका बताया था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाते हैं तो थंब विल गिव द डायरेक्शन, राइट। चलिए अब आपको हम डायरेक्शन, ये लिख लिया, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, method of finding direction of magnetic force experienced by a moving charged particle inside a uniform magnetic field। inside a uniform magnetic field, तो तरीका क्या निकलेगा कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को हम लोग वेलोसिटी वेक्टर से
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए, इफ वी टर्न द फिंगर्स of our right hand, if we turn the fingers of our right hand from velocity vector to magnetic field vector, comma, then the stretched thumb of right hand, comma, then the stretched thumb of right hand will give the direction of magnetic force, direction of magnetic force acting on positive charge. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है कि आप जब V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ फिंगर्स घुमाएंगे तो थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, लेकिन किसके ऊपर? अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर बाई चांस चार्ज नेगेटिव दे दिया गया तो आप वैसे ही निकालिएगा, सब कुछ वैसे ही करिएगा, लेकिन आखिरी में जो डायरेक्शन थंब किया है उसको रिवर्स कर देना। यानी अगर निगेटिव चार्ज की बात आ रही हो तो आप उसको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करिएगा, आखिरी तक डायरेक्शन वही निकालिएगा, लेकिन आखिरी में जो डायरेक्शन आए, टॉप आए तो बॉटम, बॉटम आए तो टॉप, लेफ्ट आए तो राइट, राइट आए तो लेफ्ट, यही कर देंगे। आई बात समझ में? आगे लिख लीजिए कि if charge is negative, comma, then we will get the direction same as positive charge. We will get the direction same as that of the positive charge. But at the last stage, direction will be reversed. At the last stage, direction will be reversed. ठीक है? तो आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आप समझ जाएंगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कि ये एक केस 1, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेज। ठीक है, चलो पहले हम उसी का करा देते हैं, नंबर अल्फा, नंबर बीटा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगली बार का हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है? ये इनटू द पेज एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबके बीच का गैप बराबर है, सारे क्रॉसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई एक क्रॉस है डॉट हो, यानी कुल मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब समझना इसका मतलब सारे जो एरोज हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, सब पैरेलल हैं, सब स्ट्रेट हैं और सबके बीच का गैपिंग बराबर है। राइट, इमेजिन करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आगे की बात करते हैं। इधर मैंने एंटर कराया पॉजिटिव को, इधर से मैंने एंटर कराया नेगेटिव। ठीक, ओके, शुरू करें। इसके बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव बारे में। तो सर ने क्या बताया? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। तो पहले आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को B की तरफ करना है। ये हो गया। फिर इन्हीं फिंगर्स को आपको घुमाना है किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अंदर हो गया, थंब किधर आया?
ऊपर, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा। समझ गए नहीं समझ गए? अब बनी बात है, जब फोर्स ऐसे लगेगा तो चार्ज पार्टिकल सीधा तो नहीं चल पाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इसमें आइए, अब निगेटिव वाले में, यहाँ थोड़ा पे सीरियस रहिएगा। ठीक है, ये है V, ठीक है, ये है B, ये भी ठीक है। थंब किधर आया? ऊपर, लेकिन चार्ज नेगेटिव है इसलिए नीचे आ जाएगा। तो फोर्स इसके ऊपर इस दिशा में लगेगा, इस प्रकार से ये हमारा चार्ज पार्टिकल नीचे की दिशा में घूम जाएगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड केस बता देते हैं प्रैक्टिस के लिए केवल। इसमें क्या है कि हम अब की बार मैग्नेटिक फील्ड जो लेंगे बाहर आती हुई लेंगे। ठीक है, बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाइएगा, स्पेसिंग बराबर रखिएगा। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो गया B वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या है, सपोज प्लस Q चार्ज मैंने ऐसे एंटर कराया, तो इसमें क्या होगा, V ऐसे जाएगा और B बाहर आ रहा है। ऐसा ना कर देना कि ऐसे करें, उंगलियां ऐसे टेढ़ी कर दो। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये बाहर आ जाएगा, थंब नीचे आ जाएगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल आपका नीचे की तरफ घूम जाएगा। आज जैसे माइनस Q चार्ज सपोज यहाँ पे ले लिया, तो इसमें भी वही है, V क्रॉस B, हम नीचे आएगा लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ऊपर करना पड़ेगा। ये आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हो जाएगा इस प्रकार से। समझ गए? तो ये यहाँ तक हो गया। अगले टर्न से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें।